तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं जिस पे हम लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो इसी कड़ी में एक और प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो कि आया है 2019 में। 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और चलिए आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कितना टाइम इसमें ले रहे, कितना लेना चाहिए, और सारे के सारे कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर मिलते चले साथ ही साथ। तो चलिए भाई हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एज यूजुअल आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अगेन पैसेज आ गया। तो जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया था कि जब भी आपको पैसेज मिला करे तो सबसे पहले आप लोग क्या किया कीजिए, सबसे पहले इसमें से जो इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टाइम आपको बचाना है ना, हमारे पास जो टाइम मिलता हुआ है वो कितना टाइम मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं, 30 क्वेश्चंस। ये सभी को पता है, प्रीवियस पेपर में इससे पहले भी जितने भी लेक्चर्स बनाए उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने तो सारे के सारे तो भैया नहीं कर पाओगे, और अगर पैसेज के चक्कर में पहले पड़ गए तो सारा कुछ प्लानिंग फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पैसेज में जो ईजी क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ईजी क्वेश्चंस कौन से हमें पैसेज में मिल जाते हैं, और आगे हम रेगुलर ट्रेनिंग कराएंगे हाउ टू सॉल्व पैसेजेस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब मेन सेंस की बात आती है तो उसमें आपके पास टाइम तो बहुत होता है लेकिन आपको आता नहीं है एक्चुअली, तो वहां पर पैसेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होगा लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, क्योंकि लेवल जो होता है डिफिकल्टी लेवल वो काफ़ी टफ हो जाता है। उस कंडीशन में आपको करना ही पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, और प्री के जो पैसेजेस आते हैं उनको करने की कोई ट्रिक नहीं होती, बड़ी आसानी से जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, कीवर्ड देखते हो, कर ले जाते हो। लेकिन हाँ, इट विल टेक मच टाइम, मतलब ये एक तरीके से टाइम किलर होता है। इसलिए हम कहते हैं, बच्चों को एडवाइस देते हैं कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आओ तो एक एक नंबर के जो जल्दी से आ रहे हैं उनको यहां पर देखो। हालांकि एक नंबर को सभी होता है लेकिन जो इजीली आपका सॉल्व हो जाए वो क्वेश्चन यहां पर लेके चलना है। जैसा कि यहां पर हमें पहला क्वेश्चन मिला है जो कि बहुत इजी है। देखो 4 हमने जो कि इसमें मीनिंग पूछा था, इसका टाइटल पूछा था, स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। बच्चों कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, इसको करने के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पैसेज पढ़े, उसके बाद एक एक स्टेटमेंट को हम लोग चेक करें कि कौन सा सही कौन सा गलत। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करेंगे और जल्दी से आ जाएंगे कि यहाँ पे लिखा है 5th क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फुल स्टीम अहेड। ये हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है जिसमें कह रहा है जो पैसेज में ये चीज यहाँ पर यूज हुई है उसका मीनिंग क्या है। ये चीज यहाँ पे यूज हुई ना, फुल स्टीम अहेड। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको पहले से मीनिंग पता है तो आप गेस के जरिए ऑप्शंस देके कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये काम नहीं आता क्योंकि पैसेज में जो मीनिंग है वही आपको देखनी पड़ेगी। तो पैसेज में क्या इसकी वही मीनिंग है जो इसकी आमतौर मीनिंग होती है, एक इडियम का यूज किया गया, या इसकी कुछ अलग मीनिंग है, एक तरह से हम लोग गौर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, फुल स्टीम अहेड कहां पर लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं कि यहां पर फुल स्टीम अहेड लिखा हुआ है, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। टू समराइज, द प्रॉमिस ऑफ द क्लाउड हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट अमंगस्ट एंटरप्राइजेस, हाउएवर दे हैव प्रोसीडेड टू गो फुल स्टीम अहेड इनटू अडॉप्टिंग। अच्छा, यहां पर कहना यह चाह रहा है कि कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहा है, इनटू अडॉप्टिंग क्लाउड सर्विस, अडॉप्ट करने के लिए कुछ प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहा है। इसका मतलब आगे बढ़ना, गति से शीघ्र ही आगे बढ़ना और किस चीज को अडॉप्ट करना, ये मीनिंग आ रहा है। तो देखना होगा क्या इस तरीके का हमें कोई ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहां पर देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा है इंटरप्टिंग एन एक्टिविटी, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्टिंग कॉशियसली, ये भी नहीं हो सकता। ग्रेट इंक्रीज की यहां पर बात नहीं कर रहा बल्कि रैपिडली ग्रोइंग की बात कर रहा है, इंक्रीज की बात। लेकिन हाँ बच्चों, जब मैंने ये पेपर देखा था उसमें यकीन मानो जो सोल्यूशन दिया हुआ था, सोल्यूशन में ये बता रहा था, लेकिन उसने जो आंसर टिक किया हुआ था, यानी कि जो आंसर कीवर्ड में दिया हुआ था वो ये दे रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी जो होता है वेबसाइट्स पे, जब कभी भी आपको पेपर कहीं से मिलता है, आप डाउनलोड करते हो, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, क्योंकि उसमें ऑप्शन लिखा है बी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ आंसर लिखा है सी, लेकिन यहाँ पर सी बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि इसका मतलब ग्रेट इंक्रीज नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है जल्दी से आगे बढ़ना। तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिंग क्विकली, यानी कि आगे बढ़ना जल्दी जल्दी। तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, बल्कि ये गलत हो जाएगा।
तो क्लियर है कि इस फ्रेज का यहां पर क्या मतलब होगा, हम लोग डी लगा के चले आएंगे। सेंटेंस को देखकर समझ में आ रहा था पैसेज में जो लिखा हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है which of the following words is most similar to the word adopt as given in the passage। बताएं भाई, यहां पे आप देख लें adopt का मीनिंग क्या होना चाहिए। सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। क्या मोल्ड हो सकता है? चलो हम पैसेज की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं अडॉप्ट का वही मीनिंग है जो आमतौर पे होता है या कुछ अलग है। देखिए यहां पर आ गया। Furthermore, with the lack of data talent and ever-looming issue for most companies today, they have been determined to adopt a cloud-first strategy। इसका मतलब कुछ हम नया इनोवेटिव लाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं कोई नई चीज, तो उसका मतलब क्या? उसका एक तरीके से स्वागत करना, वेलकम करना, राइट। तो ये सेंस जो अडॉप्ट का होता है वही सेंस यहां पर भी है। और देखते हैं इससे मिलता जुलता हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो मोल्ड का मतलब तो सांचे में ढालना होता है। रिड्यूस यहां पर आ नहीं सकता, डिफरेंट मीनिंग। एम्ब्रेस का मतलब होता है स्नेह करना, इन पॉजिटिव सेंस वी कैन से, है ना, किस चीज को वेलकम करना, स्नेह करना। क्रिएटिव आ नहीं सकता यहां पर, क्रिएटिव का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। फ्लस्टर भी एक नेगेटिव सेंस देता है, जैसे फ्लटर होता है ना वैसे ही फ्लस्टर नेगेटिव सेंस, यानी कि लड़खड़ाना किस चीज में फ्लटर कहलाता है। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा जो कि सही होगा वो होगा ये वर्ड एम्ब्रेस, क्योंकि बाकी सारे वर्ड जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसका इसके मीनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे पास वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज एम्ब्रेस। इसका यही आंसर हो जाएगा जो कि सिमिलर वर्ड में, राइट। तो थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे एग्जाम में क्या सही क्या गलत। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following words is most similar to the word ensure as given in the passage। इंश्योर करना, और यहां पर इंश्योर का तो भाई अलग कोई मीनिंग आता नहीं है। इंश्योर का सभी को मतलब पता है कि किस चीज को कंफर्म करना। इंश्योर करना तो पेस्ड हो नहीं सकता, रिडंडेंट नहीं हो सकता। रिडंडेंस का मतलब होता है अतिरिक्त, वीकेंड नहीं हो सकता, रिजेक्ट नहीं हो सकता। बचा क्या? कंफर्म है, क्योंकि सिमिलर वर्ड पूछा गया है, कंफर्म हो जाएगा इंश्योर का मीनिंग। नेक्स्ट इज ना, कभी कभी बच्चों क्या होता है कि जल्दीबाजी में जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो देखते नहीं पूरी बात, और यहां पर ये तो हमने देखा कि द वर्ड गिवन इज मैसिव, लेकिन यहां पर ये भी चेक कर लें कि यहां पर सिमिलर नहीं लिखा हुआ है बल्कि यहां पर लिखा हुआ है ऑपोजिट। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड इसका मीनिंग वाला कौन सा होगा ये आपको देखना है। क्या लगता है? मैसिव का, मैसिव का मतलब ज्यादा, प्रोमिनेंट नहीं हो सकता। प्रोमिनेंट एक पॉजिटिव मीनिंग है। पैसिव का मतलब ज्यादा, इसका मतलब कमी वाला, कम, जिसमें कम का सेंस आ रहा हो। एनलार्ज भी नहीं हो सकता। फिल्थी का मतलब मैला कुचला हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब पर्याप्त नहीं है कोई चीज। सिग्निफिकेंट अमाउंट का क्या मतलब हुआ? जो चाहिए, पर्याप्त। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ? जिसको इग्नोर किया जा सकता है, यानी बहुत कम। बहुत कम मैसिव का उल्टा, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, राइट। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब आपने देखा 3-4 क्वेश्चंस पैसेज में से हम लोग चाहें तो विद इन ए मिनट और 2 मिनट्स में 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम सेव करिए यहां पर। ऐसा नहीं कि आपने पैसेज आपको दिखाई पड़ गया तो आप लगे पैसेज सॉल्व करने के लिए, नहीं। यहां पे अप्रोच स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो सर पैसेज कब बताएंगे करना, क्योंकि पैसेज तो हमें आगे करना पड़ेगा। मेन सभी आने दीजिए बच्चों, अभी कहानी बाकी है, तब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ही हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैं पैसेज करना बताऊंगा, अप्रोच क्या होती है। और बच्चों को लगता है कि सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए पैसेज सॉल्व करने की। सो आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, देयर इज नो हिंट। कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है। कोई पूछता है ना कि सक्सेस का शॉर्टकट क्या होता है, सो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो सक्सेस अगर पानी है, आपको सफलता जीवन पानी है, तो शॉर्टकट मत ढूंढिए, बल्कि स्ट्रैटेजी बनाइए, स्मार्टली वर्क करिए। और अगर आप वर्क नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत आ जाएगी। वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे करो। तो अब चले आते हैं कि जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन लिखा हुआ, मैंने बच्चों पहले बताया कि आपको डायरेक्शन पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे आए, क्योंकि यहां पर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसी एक पार्ट में ही एरर होगा, राइट। कौन से पार्ट में एरर है
ये आपको बताना है whether it is A, B, C or D or the last one that is no error. So बच्चों यहां से पढ़ना चालू करेंगे और देखेंगे it is widely believed, it is believed. आपको पता है बिलीफ एक वर्ड होता है, एफ पे एंड करता है, बिलीफ उसका मतलब विश्वास होता है, एक नाउन होता है। बिलीव जो वीई पे खत्म होता है उसका मतलब होता है एक वर्ब, राइट। जब इट इज लिखा हुआ है एक वर्ब आई है तो अपने फर्स्ट फॉर्म में तो हो नहीं सकती, या तो एक्टिव में होगा सेंटेंस या पैसिव में होगा। अगर एक्टिव में होगा तो बिलीविंग होगा, इट इज बिलीविंग, ये विश्वास कर रहा है। लेकिन हमें कहना ये नहीं कि ये विश्वास कर रहा है, बल्कि इसे विश्वास किया जा रहा है, इट इज बिलीव्ड हो जाएगा क्योंकि पैसिव में बनेगा और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमें पहले ही पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर मिलती हुई आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में किसी एक पार्ट में एरर होगा, एक से ज्यादा में नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा में होता तो यहां पे ऑप्शंस में इंडिकेट कर देता कि पहले एक पार्ट में ही है, दो पार्ट में है, या दूसरे और तीसरे में, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं। तो यहां पर आपने देखा तो आप ऑप्शन ए लिख के चले आओगे, लगा के चले आओगे, राइट। इट इज वाइडली बिलीव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज अप टू यू, आप बताइए, कोशिश करिए भाई करने की इसको। दिख रहा है क्वेश्चन? तो लिखा हो yesterday I met an old friend when I'm going to the market. yesterday की बात कर रहा है। देखो मुझे तो जैसे मैंने कहा ना, स्पॉटिंग एरर्स में बहुत ज्यादा रूल्स पे मत जाया करो, दिमाग भी लगाया करो, अपने आप आंसर मिलेगा। yesterday I met, कल मैं मिला अपने ओल्ड फ्रेंड से, जब when I am going, जब मैं जा रहा हूं मार्केट में, नहीं, कल मैं मिला जब मैं जा रहा था मार्केट में। यानी कि जब पास्ट की बात आप बता रहे हो ना, तो आगे का सेंटेंस भी, जो भी इवेंट आगे कनेक्टेड है वो भी पास्ट में होनी चाहिए, राइट। तो व्हेन आई वॉज गोइंग, क्या इतना मुश्किल था ये? बहुत मुश्किल था क्या ये? नहीं। व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट बहुत इजी था, कॉन्सेप्चुअल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अगेन इट इज अप टू यू वेदर यू कैन सॉल्व और नॉट। मुझे आंसर बताइए। जितने भी लोग, दो चार लोग मुझे देख रहे हैं। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वॉज हंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। हंग फॉर हिज क्राइम, आपको पता होना चाहिए एक वर्ब होती है हैंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। देखिए हैंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। कैसे देखें, एक होती है हंग और हंग, सेकेंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग, और एक होती है हैंग्ड और हैंग्ड। ये देखिए, हैंग से बना हंग और हंग, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, हैंग ही से बना हैंग्ड और हैंग, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, राइट। तो जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात आएगी तो कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है, वेदर दिस वन और दिस वन। तो अब मैं बता दूं, हैंग्ड का मतलब जब इंसानों को लटकाया जाए, यानी कि लिविंग्स को लटकाने की बात की जाए, और हंग का मतलब होता है नॉन लिविंग्स को लटकाया जाए। अब प्यारे बच्चों मुझे इंसाफ से बताना, आई कार्ड्स शुड बी, यहां लिख दे रहे, यहां के बाद यहां पर, आई कार्ड शुड बी हंग और हैंग्ड। अक्सर कॉलेजेस और स्कूल्स में एक नोटिस जारी किया जाता है जिसपे लिखा है रहता है कि आई कार्ड्स शुड बी और मस्ट बी हैंग्ड लिखा होता है, जबकि वो गलत है। रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन लिविंग को अगर लटकाया जाएगा तो उसमें हम लोग हंग वर्ड का यूज करेंगे, और अगर वो लिविंग होगा तो हैंग्ड का यूज करेंगे। तो यहां पर बताएं आई कार्ड्स नॉन लिविंग है या लिविंग है? नॉन लिविंग है बच्चों, इसलिए नॉन लिविंग के लिए क्या आ जाएगा, हंग। आई कार्ड शुड बी हंग नॉट हैंग्ड, क्योंकि इसका मतलब होता है लिविंग चीजों को, और लिविंग चीजों को, आप सीधी सी बात है, लिविंग की बात अगर कर दी जाए तो हम कुत्ते बिल्ली के को तो नहीं लटकाएंगे, उसको टुंग टुंग मारेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, अत्याचार नहीं करेंगे।
बल्कि यहां पर इंसानों को लटकाने के लिए फांसी देने के सेंस में आता है, फांसी देने के लिए। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हैंग्ड वर्ड विल बी यूज फॉर एग्जीक्यूशन, यानी फांसी देने के सेंस में आता है। अब यहां पर देखते हैं कि क्या सेंस आ रहा है। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, यानी कि फांसी का सेंस आ रहा है, इसलिए हैंग्ड हो जाएगा हंग की जगह। तो उम्मीद है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि आपके समझ में आया होगा। इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट है, एक एक करके तैयार करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और आप देखेंगे आपकी ग्रामर पूरी कब तैयार हो जाएगी, पूरी इंग्लिश कब कवर हो जाएगी। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि अभी तक हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। FATF स्ट्रांगली अर्जेस, एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अर्जेस पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान बाय अक्टूबर टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द कंट्री। तो इसमें कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नो एरर में जाएगा, राइट। ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट, एलन मस्क इज डिटरमाइंड, और सम पीपल विल से डिटरमिन्ड, टू बी सक्सेस इन वट एवर फील्ड ही चोज। बताएं इसमें क्या होगा। इज डिटरमिन्ड टू बी, अच्छा बी लगा दिया तो एडजेक्टिव लगाओ, टू बी सक्सेसफुल, या तो ये कहो सक्सेसफुल, या अगर ये नहीं कह सकते तो बी हटा दो और टू सक्सेस नहीं, क्योंकि सक्सेस क्या है, ये एक नाउन है बच्चों, राइट। सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और सक्सीड क्या है, सक्सीड क्या है, वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एडजेक्टिव में बात नहीं करनी है तो आप टू के बाद सक्सीड लगाओ, या टू बी सक्सेसफुल कह दो, या अगर आपको सक्सेस लगाना ही है तो गेट लगा दो यहां पर, टू गेट सक्सेस, तब भी सही हो जाएगा। इसका मतलब बात एक ही है, क्योंकि अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में है तो हमें अलग अलग तरीके से उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव को लिखने का तरीका अलग होता है, नाउन को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, और वर्ब में अगर कहना है तो अलग होता है। इसीलिए यहां पर मैंने कहा कि अगर बी लगाना तो सक्सेसफुल कहो, टू लगाना है तो सक्सीड कहो, और अगर सक्सेस लगाना है तो टू गेट और अचीव सक्सेस कह दो, तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर लाई करेगा, बी वाले पार्ट में एरर होगा, राइट। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। New purchasing power will increasingly come from Asia and Africa, where the demographics are still favorable for high income growth. क्या लगता है? तो यहां पर भी कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, इससे पहले वाले लेक्चर्स में जब मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हमारे कनेक्टेड होते हैं किसी एक कंजंक्शन से, कनेक्टर से, और समझ में नहीं आता है कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलें या सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग। जैसे यू एज वेल एज आई एम आर ऑनेस्ट, यू एज वेल एज आई एम आर ऑनेस्ट। तो यहां पर यू कह रहा है कि आर लगाओ, आई कह रहा है एम लगाओ, किसकी सुनेंगे? आप कहोगे जो नियरेस्ट है उसकी सुनो, आई की सुनो, एम लगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये कंजंक्शन डिसाइड करता है, एज वेल एज डिसाइड करेगा कि हम किसके साथ जाएंगे। एज वेल एज बताता है कि पहले वाले के साथ जाओ, यू के साथ जाओ, इसलिए यहां पर क्या जाएगा? आर।
लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कहता है कि सेकंड वाले के हिसाब से जाओ, और इसका आसान तरीका मैंने आपको बताया भी था। जैसे अगर आपको कहना हो कि ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त लोग भी यहां पर आते हैं, ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त लोग भी यहां पर आते हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त भी यहां पर आता हूं, आते हैं, इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं जब हम लोग यूज करें नॉट ओनली। तो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर की जगह was, not only the students but also the principal was laughing, right? ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ भाई, तो ये इसमें भी डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 5 ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर एक वर्ड आना है। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट द फायर प्लेस। इंक्लूडेड नहीं कह रहा ना, नथिंग कुछ नहीं है, कहना चाह रहा है कुछ नहीं है देखने के लिए, इंडिकेट करने के लिए बिल्डिंग के पास को, सिवाय फायर प्लेस के। सिवाय का सेंस कौन दे रहा है भाई? बिलोंग्ड, बार्ड का मतलब तो मना करना होता है, रोकना होता है। फॉस्टर का मतलब तो किस चीज को आगे बढ़ाना होता है, फॉस्टर करना होता है, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। एक्सेप्ट आ जाएगा भाई, क्योंकि उसका सेंस क्या है, सिवाय फायर प्लेस की, ठीक है, एक्सेप्ट। Two circus elephants that perform together when crossing paths 23 years later. जिन्होंने परफॉर्म किया एंगर्ड थे। अब देखो हैप्पी नहीं आ सकता, बिलीव नहीं आ सकता, क्योंकि जिन्होंने परफॉर्म किया पास्ट की बात आएगी, या तो ये आएगा या ये आएगा, ग्रेटर नहीं आ सकता। ऐसे किया करो, जो ऑप्शंस नहीं हो सकते हटा दिया। अब सर्किस, देखो भाई साथियों, सर्किस के एलिफेंट्स हैं, और आपको पता है सर्कस का अगर एलिफेंट है, कोई भी है, पेट होता है, वो सीखा सिखाया होता है, तो जाहिर सी बात है कि उपद्रव नहीं मचाएंगे, यानी कि सहानुभूति से वो लोग चल रहे होंगे। तो एंगर्ड भी नहीं हो सकता, बल्कि यहां पर क्या होगा, रिजॉयस्ड हो जाएगा, खुशी खुशी चल रहे थे, राइट। तो डी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। द लॉ फार्मर्स नॉट टू सेव एंड रीसो मल्टीप्लाई सीड्स, रीसो का मतलब यहां मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, बट ऑल्सो टू सेल देम टू अदर फार्मर्स नो मैटर व्हाट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द सीड इज। लॉ क्या करता है फार्मर्स को, क्या करता होगा, कवर्ड्स करता है, एमिट्स करता है, परमिट्स करता है, डिजर्ट करता है। हाँ, यहां कुछ सोचने की बात नहीं है, कोई भी ऑप्शन यहां पर मीनिंगफुली यहां पे इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता सिवाय एक के, वो है परमिट्स। द लॉ परमिट्स फार्मर्स, वही सेंस सारा अलाउ करता है के सेंस में, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ गया कौन सा वर्ड इसमें जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ए स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड विथ प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स टू एंगेज विद एग्रीकल्चर। जो छोटे छोटे फार्मर है ना, उनको एजुकेट होना चाहिए उनको अवश्य ही, और विथ प्रॉपर इंसेंटिव उनको दिया जाना चाहिए, इंसेंटिव यानी बोनस वगैरह, और उस बोनस से वो फैसिनेटेड नहीं होंगे, डिस्करेज नहीं होंगे, हार्वेस्टेड नहीं होंगे, इनवाइटेड नहीं होंगे, बल्कि इनकरेज्ड होंगे, एनकरेज्ड हो जाएगा, उत्साहित होंगे। दोस्तों क्या होता है ना कि मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, और उसमें सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है पैसे का। भाई अगर आप किसी की तारीफ कर दो, शाबाशी दे दो, आपने बहुत अच्छा किया, एक मोटिवेशन वो भी मिलता है, लेकिन वो मोटिवेशन जो है फॉर द टाइम बिंग अच्छा लगता है। लेकिन बार बार लोग आपकी तारीफ करते रहें और कहें कि आप मोटिवेटेड रहो हमेशा, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी और समथिंग। तो मनी सबसे अच्छा मोटिवेटर होता है। से अगर मैं यहाँ पर लेक्चर बना रहा हूँ और अगर मुझे पैसे मिल जाए, है ना, तो मैं सोचूंगा कि अरे वाह पैसे मिल गए इस चीज़ की, है ना। और अगर नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि मेरे अंदर वो मोटिवेशन ना हो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी काम करता है वो कुछ ना कुछ पाने के लिए ज़रूर करता है, राइट। तो आप भी अगर यहाँ पर आए हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आपके अंदर भी लालसा है किस चीज़ की, गवर्नमेंट जॉब पाने की। सिर्फ जॉब ही नहीं पाने की, बल्कि उसके जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, उसके लिए। यानी कि कुछ ना कुछ तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा अपनी लाइफ के लिए जो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, और होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि आपने देखा हो, खुद ये देखा होगा, अनुभव भी किया होगा
जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं और से दो जगह आपने कोई चीज़ देखी, मान लो एप्पल्स की ही बात करें, एक मान लो बेच रहा है 40 रुपए किलो और एक जगह बेच रहा है 60 रुपए किलो, और दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, फिर भी आप 60 वाले की तरफ ज़्यादा जाओगे। रीज़न क्या है? आप सोचोगे कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ी होगी होगी क्योंकि इसके रेट कम है। तो ये मानसिकता होती लोगों की। तो आप सोचोगे सर 20 रुपए में कुछ नहीं होता है, 20 रुपए मिला देते हैं, हो सकता है अच्छा माल मिल जाए। नेक्स्ट 20th, रायपुर डिस्पाइट बीइंग बिटवीन टू रिवर्स, द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा, इट इज ए डस्ट बोल इन मई फर्स्ट वीक। डस्ट बोल का मतलब होता है सूखा पड़ना, जो कि नदियों के बीच में स्थित है। तो सराउंडेड के साथ तो विद आता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? बिटवीन लिखा हुआ है। तो डिस्पाइट बीइंग होने के बावजूद तो क्या आएगा? बीच में होने के लिए लोकेटेड, रिवील्ड नहीं, सेटल्ड नहीं, बल्कि लोकेटेड इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर बिटवीन लिखा हुआ। सराउंडेड तब आता जब विद होता, सराउंडेड विद, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वही ABCD अगर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो कर चुके हैं। ABC अगर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो ये हो जाएगा पैराजम्बल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। रीअरेंजमेंट आपको करना है। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ABC 3 सेंटेंस यहाँ पर हो गए, DE 5 सेंटेंस हो गए, टोटल मिला के पांचों को अरेंज करना है। तो चलो भाई एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा वाला हमारा फ्री सेंटेंस है जो कि पहला बन सकता है। इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज, इट के बारे में हमको नहीं पता, पहला नहीं हो सकता। प्लस पहला नहीं हो सकता क्योंकि प्लस का मतलब किस चीज से शुरू कर रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। टू एड स्टिमुलेटेड है ना, ये इसके बारे में अभी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये भी पहला नहीं हो सकता। पहले की सर्च में अभी तक हम लोग हैं, जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी फाउंड दैट incorporating boats of simulated laughter into an exercise program helped। ये हो सकता है, लेकिन यहां पर इसने, हम ई वाला पहले पढ़ेंगे, लिखा हुआ है जिसमें बिलीव इट और नॉट इट इज पॉसिबल टू लाफ विदाउट एक्सपीरियंसिंग ए फनी इवेंट एंड सिमुलेटेड लाफ्टर कैन बी जस्ट एज बेनिफिशियल एज रियल थिंग। इसका मतलब सिमुलेटेड लाफ्टर की बात यहां पर की गई क्योंकि कह रहा है कि चाहे बिलीव करो चाहे बिलीव ना करो, ये पॉसिबल है हंसना विदाउट एक्सपीरियंस करें क्या, फनी इवेंट को। यानी कि जरूरी नहीं कि हंसने के लिए हमारे पास कोई फनी मोमेंट हो तभी हम लोग हंसे, हम हंसी उसमें बना भी सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अप्राकृत बोल सकते हैं, यानी कि जिसको बनाया गया है, जिसको इजाद किया गया है, तो वो क्या होगा? स्टिमुलेटेड और सिमुलेटेड। जो सिमुलेट किया गया है प्राकृतिक तौर पर, वो नहीं हंसी आ रही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कुछ किया गया जिसमें हंसी आए, तो उसकी बात कर रहा है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस जाएगा, जो कि स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, वो ई ही होगा, नो डाउट अबाउट दैट। अब देखो यहां पर इट की बात की गई है और जिसमें कहना यह चाह रहा है कि स्टिमुलेटेड या स्टिमुलेटेड लाफ्टर की बात कर रहा है, बेनिफिशियल है। अब बेनिफिशियल किस तरीके से है ये देखें, डी यहां पर आ सकता था, लेकिन अगर हम डी को पहले लगा देंगे तो एक सेंटेंस हमारा हमेशा बचा रह जाएगा, वो ये है, क्योंकि इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव। देखो भाई, फन एंड प्रोडक्टिव का मतलब ये हुआ, यानी कि हम किसी नेचुरल चीज की बात कर रहे हैं और उसको ज्यादा क्या बनाना है, उसको फन में वे में लेके जाना है और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। क्योंकि अगर कोई कह दिया जाए, बच्चों ये बताओ प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है या फन का मतलब क्या होता है, कि जैसी चीजें हम जो आमतौर पर नहीं करते लेकिन अगर वो हमसे हो जाए तो हमें फनी महसूस होता है। जैसे कि आमतौर पे कि कोई अगर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए आया, उसने एक जोक मारा, पूरी ऑडियंस हंसेगी, नो डाउट अबाउट दैट। तो ऐसा नहीं कि कुछ क्रिएटिव हो रहा है जिसमें फन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भाई हंसी की बात सब, जाहिर सी बात सब हंसेंगे, कोई प्रोडक्टिव नहीं। लेकिन हाँ, अगर यही बात हो जाए कि हम बिना कुछ बोले अपने एक्सप्रेशन चेंज कर करके या कुछ उल्टा सीधा मुंह बनाकर, अगर आप हंसना भी नहीं चाहते, मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि जोक को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि बहुत ज्यादा उसमें मैटर नहीं था, पंचेस बहुत ज्यादा नहीं थे, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि आपको हंसी आने लगी, तो क्या होगा? सिमुलेटेड होगा, राइट। तो सिमुलेटेड के लिए यहां पर इसको और भी हम ज्यादा फन और प्रोडक्टिव बना सकता है। तो इसका मतलब जो सेकंड हमारा सेंटेंस होगा वो ए जाएगा, क्योंकि अभी तक उसके बारे में हमने लाफ्टर के बारे में बात किया कि जो स्टिमुलेटेड हो सकती है, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं
इसी के बारे में कि इसको हम फन और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है अपनी बात को या एक्सरसाइज को, अगर हम इसको शुरू करें। अब देखें ए के बाद यहां पर कौन सा ऑप्शन जाएगा ये देखना है पड़ेगा आपको। हाँ, तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये देखें इसके बाद आएगा डी, क्योंकि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी ने फाइंड आउट किया है कि इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, शामिल करने से सिमुलेटेड लाफ्टर को एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी एक्सरसाइज की बात हुई थी ना, यहां पर भी एक्सरसाइज की बात हुई है, शामिल करने से एक्सरसाइज प्रोग्राम में वो हेल्प करता है किसमें इंप्रूव करने में, ओल्डर जो लोग हैं उनके मेंटल हेल्थ को और साथ ही साथ उनकी एरोबिक एंड्योरेंस को, राइट। अब एक इसने बेनिफिट और बताया इसके बारे में, अब देखते हैं। प्लस, और साथ ही साथ क्या करता है, प्लस हियरिंग अदर्स लाफ इवन फॉर नो अपरेंट रीजन कैन ऑफन ट्रिगर जेन्युइन लाफ्टर। यानी कि क्या होता है ना, लोगों को सुनते अगर हम लोग हंसते हुए देखते हैं तो ऐसा कोई अपरेंट रीजन तो नहीं होता है, लेकिन ये ट्रिगर करता है कि हमें हंसी आती। भाई होता है ना कि जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है, हंसते हुए देखते हैं तो बिना रीजन के सोचते हैं चलो हम भी हंस देते हैं, नहीं तो खराब लगेगा। तो वही चीज की बात कर रहा है। इसका मतलब लास्ट जो इसके बाद हो जाएगा बी, और लास्ट बचता है हमारे पास कंक्लूजन के तौर पे, टू ऐड सिमुलेटेड लाफ्टर इनटू योर ओन लाइफ, सर्च फॉर लाफ योगा और laugh therapy groups, or you can start simply by laughing at other people's jokes even you do not find them funny। तो B के बाद आ जाएगा C। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग और भी पैराजंबल सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे तो फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो वंस यू आर एबल टू जनरेट सीक्वेंस, द राइट सीक्वेंस, you will be able to answer all of the questions which are given under the category of that parajumble। क्योंकि इसमें पूछेगा फर्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, सेकंड लास्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, आप बता ले जाओगे, कोई इशू इसमें नहीं आना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जैसे कि यहां पर इस टाइप के जब देखा करो ना, 4 वर्ड लिखे हुए हैं, डायरेक्शन मत पढ़ा करो, या तो गलत वर्ड यूज हुआ होगा या स्पेलिंग गलत होगी, 2 चीजें हमेशा होती। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ए ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड दैट ब्रिटिश आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया वियर अनलॉफुल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। वियर पहनते हैं, अनलॉफुल, वियर का सेंस नहीं आ रहा। वियर का मतलब तो पहनना होता है। ए ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड दैट ब्रिटिश आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया वियर की जगह आना चाहिए वर, राइट। आप सेंटेंस को फॉर्म करके देखो, इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि वहां वियर का कोई भी लगाने का कोई भी सेंस नहीं जाता, बल्कि वर आएगा, क्योंकि एक वर्ब की हमें वहां पे जरूरत है। समथिंग वॉज या वर अनलॉफुल, है ना, तो वियर नहीं बल्कि वर आएगा, अनलॉफुल थे। तो आप लगा दोगे इसमें वियर, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें ये वाला बच्चों मिस हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इसको भी ऐसे वाइट से होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। चलो, पहला वर्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। I'm tired of hearing politicians making pious pronouncements about their devotion to the people। जब नेता लोग भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि पब्लिक के ही बारे में सोचते हैं, उनके बारे में ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनके लिए ही जीते हैं। लेकिन ये बातें तो सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। पायस में कोई भी गलती नहीं है, डिवोशन में भी कोई गलती नहीं है, हियरिंग में कोई गलती नहीं। पहला ही वर्ड हमको जो मिल गया ना, टायर्ड, मतलब थके हुए। भाई टायर्ड की स्पेलिंग तो ये होती ना, टायर्ड, टायर्ड ऑफ समथिंग। तो ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, राइट। ये सही हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई। नेक्स्ट इज
It is likely that weaving prospered and partly relocated towards areas within easy reach of the army contractors. Prospered की स्पेलिंग भी सही लिखी हुई है, relocated within भी सही है, contractors भी सही है, all are correct. This cat and mouse tactic was purposely designed to provoke, enrage and panic the unemployed. प्रोवोक का मतलब भड़काना होता है, एनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना, और इनरेज नहीं होता, एनरेज होता है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही जो कि गलत है, राइट। स्पेलिंग गलत है, एनरेज का मतलब गुस्सा दिलाना, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, सी। नाउ द नेक्स्ट इज इंडियन डेमोक्रेसीज robustness is underscored by high voter turnouts and a large number of candidates in the fray. कैंडिडेट की स्पेलिंग क्या होती बच्चों? कैंडिडेट्स, ये होती ना कैंडिडेट, आई होता है बीच में। यहां क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। इसका मतलब यही आंसर हमारा सही होगा जो कि रॉन्ग स्पेलिंग में है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एक एक करके। देखें भाई कोई मिस तो नहीं हो गया है। पैराजम्बल्स था यहाँ पर, ये नो एरर था, ठीक है। चले भाई, इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो गया। तो देखा कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ये तो समझाने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज अगर आप खुद क्वेश्चन पेपर करने बैठो और यही अप्रोच, यही स्ट्रैटेजी अपनाओ तो आपको पता चलेगा कि हमें पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, बल्कि जो हमें आते हैं, जो हमसे इजीली सॉल्व हो सकते हैं, वो हमें पहले करना है। शुरुआत में यकीन मानो सबसे पहले प्री के एग्जाम में इंग्लिश में पैसेज ही होगा, वो फंसाने के लिए दिया जाता है कि बच्चे इसमें जूझ जाएंगे और आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसेज में से जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, सिमिलर क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा, उसको बच्चों पहले जल्दी जल्दी कर लो, 1-2 मिनट में हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन कर लो जो कि ईजिली आपसे हो जाएंगे। फिर अदरवाइज क्या होगा ना, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वाकई टफ होती है, बहुत सारे बच्चों के लिए टफ ही मानी जाती है, इसलिए लोग इससे घबराते भी हैं। लेकिन अगर पेपर आपका मुश्किल है, यकीन मानो तो सबके लिए मुश्किल होगा, आसान है तो सबके लिए आसान होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनी एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसलिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में कुछ नया लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद हमेशा की तरह।